नमस्कार। जब कोई एक परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में बैठता है तो उस समय उसके सामने उसके जिंदगी के सपने होते हैं, उसका लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पूरे करने की योजना होती है, देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा होता है। वह इन जज्बों पे, इन सपनों पे और अपनी जिंदगी के इन रास्तों पे जब आगे बढ़ता है तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत होकर वह आगे बढ़ता है। वह ये उम्मीद करता है कि वह ईमानदारी के दोहरे रास्ते पे चल रहा है। एक ईमानदारी जो उसे अपनी तरफ से बरतनी होती है और दूसरी ईमानदारी जिसके लिए वह सिस्टम से उम्मीद करता है कि सिस्टम उसके प्रति ईमानदार रहेगा। जब परीक्षा हो जाते हैं, परीक्षा के परिणाम आते हैं और बाद में जब उसे ये पता चलता है कि जिस सिस्टम से उसने ईमानदारी की उम्मीद की थी, उस सिस्टम ने उसके साथ ईमानदारी का बर्ताव नहीं किया है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए उस विद्यार्थी, उस परीक्षार्थी की जगह अपने आप को रखकर कि वह कैसा महसूस करता होगा। उसने अपने उन दायित्वों का निर्वहन किया है, उसने उस कर्तव्य की पूर्ति की है जिससे उससे अपेक्षा की गई थी। लेकिन उसने जिस सिस्टम से अपेक्षा की थी कि वह सिस्टम भी उसके प्रति ईमानदार रहेगा, अगर उसने इस दायित्व को पूरा नहीं किया है तो उसे कैसा महसूस होता, किस मनोदशा से वह गुजर रहा होता। भारत में आए दिन परीक्षा संबंधी भ्रष्टाचार, परीक्षा संबंधी धांधली, परीक्षा संबंधी कुरीतियों की चर्चा आए दिन खबरों में आती रहती है। भारत में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा हो जहां पे आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि यहां तो चीजें ठीक ही होती होगी। कभी बैंक भर्ती का घोटाला, कभी रेलवे का घोटाला, कभी सेना भर्ती में घोटाला, कभी आरओ का, कभी पीओ का, कभी रेलवे का, कभी इस चीज का, कभी उस चीज का। जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो न केवल किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नुकसान तो होता ही होता है, बल्कि राष्ट्र और समाज का भी नुकसान होता है। एक योग्य, दक्ष और सक्षम कर्मचारी की जगह राष्ट्र को एक सब स्टैंडर्ड का एम्प्लॉय के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे में यह एक व्यक्तिगत नुकसान तो है ही है, यह एक राष्ट्र और समाज का भी नुकसान है। ताजा घटनाक्रम जिसके लिए आज हम बात करने के लिए आपके सामने आए हैं, वह नीट परीक्षा के परिणाम से लेकर उत्पन्न धांधलियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय देश में आम चुनावों के परिणाम जारी हो रहे थे, देश में नई सरकार बनने की और नई सरकार को लेकर भविष्य के अनेक प्रकार की शंकाएं, अनेक प्रकार की उम्मीदों के ऊपर बात की जा रही थी, वैसे ही उसी समय, उसी शाम को भारत में नीट परीक्षा के परिणाम भी जारी किए गए। आप यह भी जानते हैं कि पूर्व में एनटीए ने, जो कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, उसने ये कहा था कि ये परिणाम 14 जून को जारी किए जाएंगे। लेकिन किन वजहों से, शायद एजेंसी की सक्रियता की वजह से या एजेंसी के कुछ छुपाने या न्यूज को दबाने की वजह से 4 जून को ही परिणाम जारी कर दिए गए। परिणाम जारी समय से पूर्व करना एक अच्छा कदम है और एजेंसी की सफलता में के रूप में देखा जाना चाहिए था, लेकिन यह एक विवाद का विषय बन गया क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां, तमाम तरीके के अफवाह, तमाम तरीके के आरोप एक एक करके सामने आने शुरू हो गए। कुछ चीजों पे आज हम बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए। पहली बात तो ये कि 5 मई को आयोजित परीक्षा में लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने 571 शहरों में, जिसमें से 14 भारत से बाहर भी थे, इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पे परीक्षा करा पाना एजेंसी की सफलता है, लेकिन ये सफलता तब और अच्छी होती जब परीक्षा परिणामों के ऊपर सवाल नहीं उठ रहे होते। 2 तरीके के सवाल परीक्षा परिणामों को लेकर हो रहे हैं। इससे पहले हम इसके थोड़ी सी बेसिक्स पे बात कर लेते हैं कि आखिर ये नीट की परीक्षा किस प्रारूप में होती है। नीट की परीक्षा 720 मार्क्स की होती है, जिसमें एक प्रश्न टोटल 4 मार्क्स का होता है और एक गलत उत्तर पे 1 नकारात्मक अंक काटे जाते हैं। 2 प्रकार के आरोप नीट परीक्षा परिणामों पे लगाए जा रहे हैं। पहला ये कि 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, वो इस बात का कि या तो प्रश्न देरी से मिले हैं या प्रश्न में ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से लेकर उत्तर संबंधी भ्रांतियां या उत्तर संबंधी दुविधाएं सामने आई हैं। दूसरा आरोप यह है कि पहली बार 720 में से 720 पाने वाले छात्र 67 हैं, यानी नंबर 1 पे कुल छात्रों की संख्या 67 है। 720 आउट ऑफ 720 पाने वाले 67 छात्र हैं। और ऐसे में जबकि देश की प्रीमियर जो मेडिकल की इंस्टीट्यूट है एम्स, जिसमें 46 या 47 ही जनरल की सीट्स हैं, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 67 छात्रों में से किसको छोड़ा जाए। और आप जानते हैं कि इसमें एनटीए की तरफ से सफाई में क्या कहा गया है कि जिनके उम्र अधिक होंगे या जिनके एप्लीकेशन नंबर छोटा होगा, हम उनको एम्स में भर्ती देंगे।
ये कितनी बड़ी विसंगति है कि एक ही पहली बात तो ये कि 67 में 67 एक ही रैंक पे बच्चे कैसे आ गए? क्या ये टैलेंट का विस्तार है या एजेंसी की तरफ से कोई गलती हुई है? पहला सवाल तो यही उठता है। दूसरा कि जब ऐसी चीजें हो गई है तो एजेंसी के पास क्या बैकअप प्लान है? एजेंसी ने आखिर कौन सा फॉर्मूला तैयार कर रखा है? ये तो बहुत ही अजीब फॉर्मूला है कि जिनका उम्र अधिक है या जिनका एप्लीकेशन नंबर छोटा है, उम्र का कम होना या एप्लीकेशन नंबर का बड़ा होना विद्यार्थियों की तरफ से कैसे गलती के रूप में काउंट की जानी चाहिए? ध्यान देने वाली बात यह है कि नीट एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के माध्यम से अंडर ग्रेजुएट परिणाम के लिए मेडिकल, डेंटल और आयुष के सरकारी और निजी कॉलेजों में दाखिला मिलता है। दूसरा सवाल यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के जो नंबर हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर 718, 719 इस प्रकार से आए हैं। इस प्रकार से ऑड नंबरों का आना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि यह किस प्रकार से आता है। एजेंसी ने अपनी सफाई में कहा है कि यह ग्रेस मार्क्स देने के कारण उत्पन्न हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 1,08,940 एमबीबीएस की कुल सीट हैं जो कि 700 मेडिकल कॉलेजेज में आवंटित की गई हैं। यानी कि 1,08,940 छात्र छात्राएं 700 मेडिकल कॉलेजों में नीट की परीक्षा के माध्यम से दाखिला लेते हैं। और इसी इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है कि 2022-23 में टॉपर 2 थे, यानी 720 में 720 पाने वाले या अधिकतम अंक पाने वाले 2 विद्यार्थी थे। 2022 में यह संख्या 1 थी, 2021 में 3, 2020 में 1 और 2019 में 1, यानी टॉपर विद्यार्थियों की संख्या 1, 2 या 3 इसी के बीच में रही। आखिर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि टॉपर आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 67 है? 6 जून को इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि 67 टॉपर्स में से 44 टॉपर ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, यानी कि ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद वो टॉपर बने हैं। अब एनटीए का क्या तर्क है? एनटीए ने पेपर लीक की घटना को सरेआम खारिज किया है। उसने ये कहा है कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है, जबकि गौरतलब है कि पटना में पेपर लीक संबंधी एफआईआर दर्ज की गई है। अगर एनटीए का ये कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो एफआईआर आखिर किस चीज की दर्ज हुई है? दूसरी बात ये, एनटीए का ये कहना है कि 2023 की तुलना में 2024 में 3 लाख से अधिक, पिछली बार की तुलना में 3 लाख अधिक विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है, जिसके कारण स्कोर में वृद्धि हुई है। यानी एनटीए मान रहा है कि 3 लाख विद्यार्थियों के बढ़ जाने के कारण परीक्षा परिणाम में जो टॉपर्स की संख्या है वो ज्यादा हो गई है। दूसरा, एनटीए का यह भी कहना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले से 2024 में प्रश्न पत्र तुलनात्मक रूप से आसान रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे परीक्षा की प्रणाली पे भी सवाल खड़ा उठता है कि आप वो ऐसी प्रणाली की तरफ बढ़ रहे हैं जिस प्रणाली से विद्यार्थियों का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। 718 और 719 जैसे ऑड अंकों के बारे में एनटीए ने सफाई दी है कि यह समय की बर्बादी यानी प्रश्न पत्र की देरी से उत्पन्न होने वाली समस्या के कारण ग्रेस मार्क्स के रूप में अंक दिए गए हैं, जिसके कारण ऐसा हुआ है। और एनटीए ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 13/6/2018 के जजमेंट का हवाला दिया है कि उसके अनुसार 1563 स्टूडेंट को इस आधार पे कंपनसेट किया गया है। और एनटीए ने इन सारी चीजों को, इस लगातार उठ रहे प्रश्नों के बारे में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है कि एक 4 सदस्यीय कमिटी बनाई गई है जो नेक्स्ट सैटरडे तक, यानी कि इस सैटरडे जो अभी हफ्ता शुरू हुआ है, वह अपनी रिपोर्ट देगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि भारत में परीक्षा परिणामों को लेकर जो आए दिन शक की बातें होती हैं, आए दिन सवाल उठते हैं, उन पे विस्तार से बात करने की भी जरूरत है। सवाल बहुत साधारण सा है, एक एकेडमिक नेचर का सवाल है कि आखिर हम परीक्षा क्यों लेते हैं। पहली चीज तो यह जानने के लिए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सफलता किस हद तक है, विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं। नीट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से क्या ये पता चलता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सफलता कितनी है। और दूसरा ये कि परीक्षा हम इसलिए लेते हैं कि सिलेक्शन और रिजेक्शन का काम पूरा किया जा सके। नीट में हालिया घटनाक्रम से इन दोनों ही चीजों पे सवाल उठता है। सिलेक्शन और रिजेक्शन का प्रोसेस भी सवालों के दायरे में है और सीखने की प्रक्रिया पे तो कोई कहीं से चर्चा ही नहीं हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है, भारत में पेपर लीक की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। प्राय समाचारों में एग्जाम संबंधी विसंगतियों की चर्चा होती रहती है और आम चुनाव 2024 में कुछ दलों ने तो पेपर लीक को मुद्दा भी बनाया था। अब ऐसे में जबकि नई सरकार नए जनादेश के साथ वापस आई है, पेपर लीक
और परीक्षा संबंधी सुधारों पे बात करने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हम सिर्फ रटने वाली मानसिकता के साथ एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग संबंधी कोई एटीट्यूड हम अपने विद्यार्थियों में विकसित कर पा रहे हैं कि नहीं। इस पूरी घटनाक्रम पे आगे क्या कुछ होता है इस पे हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल परीक्षा संबंधी चर्चा और परीक्षा के मूल्यांकन संबंधी चर्चा आगे बढ़ चुकी है। धन्यवाद, नमस्कार।